हेलो एवरीवन। सो आज हम अपना चैप्टर 9 करेंगे एनसीईआरटी सीरीज़ में, जो है एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, जिसके अंदर हम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइज है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही जानना होगा कि माइक्रो कौन सी होती है, स्मॉल कौन सी होती है एंड मीडियम कौन सी होती है। तो इसके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे बेसिकली जिसका 1 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी पे, वो माइक्रो। जिसकी 10 करोड़ से कम है वो स्मॉल, जिस 50 करोड़ से कम है वो मीडियम। और अगर टर्नओवर पे बेसिस पे बात करें तो 5 करोड़ से कम का जिसका टर्नओवर है वो माइक्रो, 50 करोड़ से कम टर्नओवर है तो स्मॉल, और 250 करोड़ से कम है तो आपका मीडियम हो जाएगा। तो ये आपका कवर करता है MSMED एक्ट 2006 में, यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक्ट के अंदर जो है ये हमारा कवर्ड रहता है। तो MSME की जो कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो 29.7% जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और 49.66 हमारा एक्सपोर्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। अगर MSME के रोल की बात करें तो जो स्मॉल इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री सेक्टर का 95% जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्री के ऊपर ही बेस्ड है। और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया के अंदर सबसे ऊपर है, और एग्रीकल्चर के बाद जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपका MSM ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, बिल्कुल आसान टेक्नोलॉजी के साथ बनता है, लोकल रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो है वो चीज़ें पड़ जाती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं MSME बिज़नेस के अंदर। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फाइनेंस की, कि पैसा जो है वो बहुत लिमिटेड होता है। रॉ मटेरियल की जो है वो आप शायद अपनी चॉइस का ना मंगवा सकें, जो लोकल आसपास अवेलेबल होगा उसी से आपको जो है वो अपना काम चलाना होगा। मैनेजरियल स्किल्स, क्योंकि पैसे की कमी है तो फिर ऑब्वियसली आप लिमिटेड रिसोर्सेज ही रहेंगे, लिमिटेड ही आप जो मैनेजर्स हैं उनको हायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि कैपिटल की यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या जा रहा है। ठीक है, देन हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो एक हमारा एक तरीके का राइट है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी काम के ऊपर जो किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किया है। ठीक है, जैसे कॉपीराइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉपीराइट से स्टार्ट करते हैं। आज का जो टाइम है ये बेसिकली, जैसे अभी आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे हैं, है ना, यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ भी रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप यूट्यूब पे बनाते हैं, तो उसके ऊपर हर पर्सन का जो है वो कॉपीराइट होगा। जैसे अगर आप कोई सॉन्ग अगर किसी वीडियो में डाल देंगे, ऑलरेडी वो किसी मूवी का गाना है, तो उसके ऊपर आपको कॉपीराइट जो है वो आपको शो कर देगा कि ये तो ऑलरेडी किसी का जो है कॉपीराइट है इस सॉन्ग के ऊपर, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते अपने नाम पे। ठीक है, तो ऐसे ही बुक्स के ऊपर भी होता है। अगर आपने कोई ड्राइंग की है, पेंटिंग की है, कोई बुक लिखी है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर ये चीज़ चलती है, कॉपीराइट। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपका लगता है किसी कोई पर्टिकुलर लोगो है, किसी का कोई पर्टिकुलर ब्रांड का नाम है, वो आपका होता है ट्रेडमार्क। ठीक है, नेक्स्ट हम आपका आता है जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होती है किसी पर्टिकुलर एरिया की अगर कोई स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि बनारसी साड़ी बोला जाता है ना, तो बनारस की साड़ी जो है वो फेमस है, कश्मीरी मिर्च का जो है वो फेमस है, दैन दार्जिलिंग की चाय जो है वो फेमस है। तो वो जोग्राफिकल जो टेरिटरी है उसकी अगर कोई चीज़ फेमस है, वहाँ की प्रोडक्शन को वो डिफ़ाइन कर रही है, तो वो आपका GI टैग भी उसको बोला जाता है। पेटेंट आ जाते हैं, अगर आपने कोई नई चीज़ जो है इन्वेंशन की है, कोई साइंटिफिक इन्वेंशन आपने की है, वो पेटेंट में आ जाएगी। नेक्स्ट इज़ डिज़ाइन। अगर कोई आप पर्टिकुलर शेप, पैटर्न या फिर अरेंजमेंट ऑफ कलर के अंदर जो है वो किसी आर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो वो डिज़ाइन के अंदर आपका जो है वो IPR आ जाएगा। और उसके अलावा आपकी आती है प्लांट वैरायटी। प्लांट जो वैरायटी होती है वो आपकी होती है इंडियन फार्मर्स को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए कि उन्होंने कोई ऐसी ब्रीड रेडी करी है, तो उसके ऊपर उनका पर्टिकुलर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इंटरनल ट्रेड स्टार्ट हो गया है, ये भी हम इसी में कवर करेंगे। इंटरनल ट्रेड जो है वो होता है आपका ट्रेड हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है विद इन दी कंट्री। अगर जब भी कंट्री के अंदर ही वो चीज़ होएगी, आउटसाइड कंट्री नहीं हो रही है, उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनल ट्रेड जो है वो 2 तरीके से हो सकती है, एक होलसेल ट्रेड, दूसरी रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड जब बहुत सारा सामान मैन्युफैक्चरर से जो है वो एक होलसेलर ला के रख लेता है बड़ी क्वांटिटी में, और उससे कम क्वांटिटी के अंदर वो रिटेलर्स को आगे जो है वो दे देता है, ये होती है होलसेल ट्रेड। रिटेलर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिटेलर ने होलसेल से जो सामान खरीदा होलसेल रेट में, वो आगे बहुत ही छोटी क्वांटिटी में डायरेक्ट कंज्यूमर के यूज़ करने के लिए जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो होती है आपकी रिटेल ट्रेड।
तो इसके अंदर हमने दोनों के ही जो सर्विसेज हैं वो देखनी है। होलसेलर जो है वो क्या काम कर रहा है, रिटेलर क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले होलसेलर का देखते हैं। होलसेलर मैन्युफैक्चरर को जो है वो कैसे हेल्प करता है, उसका रिस्क कम कर देता है, उसको मार्केट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसको जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको बहुत सारा सामान अपने पास नहीं रखना पड़ता, वो होलसेलर के पास भेज देता है। स्टोरेज का इससे उसके जो है फ़ायदा मिल जाता है। अगर हम देखें होलसेलर रिटेलर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, रिटेलर को क्या बेनिफिट उसको दे पा रहा है वो, तो उसको वो उधार पे सामान दे देता है, रिस्क उनका आपस में बढ़ जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, जब भी उसको सामान चाहिए तुरंत वो सामान जो है वो ऑन कॉल भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। और नॉलेज की कहीं ना कहीं उसको वो हेल्प देता है अगर कोई नया रिटेलर आ रहा है उसके लिए, उस केस में। अगर हम बात करते हैं सर्विसेज ऑफ रिटेलर की, तो जो रिटेलर है वो मैन्युफैक्चरर को या होलसेलर को क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा, ऑलमोस्ट सेम जो कि एक होलसेलर प्रोवाइड कर रहा था। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के अंदर हेल्प कर रहा है, पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, वो लार्ज स्केल ऑपरेशन जो है वो हो पा रहा है बिकॉज ऑफ रिटेलर, क्योंकि रिटेलर आगे सामान बेची जा रहा है और इसलिए प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूस चल रही है, ठीक है। अगर बात करें कंज्यूमर को क्या बेनिफिट दे रहा है या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, तो बहुत सारी कलेक्शन जो है वो उसको एक पर्टिकुलर जगह पे मिल जाती है, ख़रीदने में उनको आसानी होती है, उधार पे सामान भी दे देते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जो एक रिटेलर होता है वो, ठीक है। और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स डेफिनेटली वो भी रहेगी, ठीक है। अब रिटेलर जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। एक होते हैं आइटिनरेंट रिटेलर जिनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती है, दूसरे होते हैं फिक्स शॉप। तो आइटिनरेंट के अंदर भी आगे 4 तरह, जैसे आपका पैडलर एंड हुकर्स जो अपना सामान लेके यहाँ से वहाँ जाते हैं, मार्केट ट्रेडर्स जिनकी एक पर्टिकुलर फिक्स डे के ऊपर उनकी शॉप लगती है, थर्ड इज स्ट्रीट ट्रेडर्स जो कि रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के आसपास में आपको डेली का जो यूज़ का सामान होता है वो बेचते हुए मिल जाएंगे। फोर्थ इज़ चीप जैक्स जैसे कि डाटा केबल और लाइक वॉच रिपेयर, ये सब जो आपको शॉप्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। उसके बाद आते हैं आपके फिक्स शॉप रिटेलर। फिक्स शॉप जो होती हैं उसके अंदर अगेन 2 टाइप से डिवाइड रहेंगी, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल कैटेगरी के अंदर आपके जनरल स्टोर्स हो गए, स्पेशलिस्ट शॉप हो गई जैसे कि कोई स्टेशनरी का सामान बेच रहा है, कोई सिर्फ खिलौनों की दुकान है। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर हो गए, यानी कि जो मार्केट किसी भी गली में आपको एक कोने के अंदर या कहीं पे ऐसे शॉप मिल जाएगी जैसे कि आपके स्मोकिंग के लिए होती है, कुछ इस तरह से ये शॉप्स रहती हैं। सेकंड हैंड गुड शॉप आपको मिल जाएंगी जैसे कि जहाँ पे पुराना सामान, आपको पुरानी बुक्स मिल रही हैं। लार्ज के अंदर अगर मैं बात करूँ तो लार्ज फिक्स शॉप के अंदर वहाँ पे आपका डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ जाएंगे, मल्टीपल स्टोर्स आ जाएंगे, चेन स्टोर जिन्हें हम बोलते हैं, मेल ऑर्डर हाउस आ जाएंगे जहाँ पे पर्सनल का लाइक कस्टमर का डायरेक्ट टच नहीं होता। मेल ऑर्डर हाउस के अंदर वो सिर्फ एक फ़ोन से ही अपना ऑर्डर जो है वो कर देते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स आ जाएंगे, यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो ही अपना एक मतलब सभी कंज्यूमर मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और स्टोर को जो है वो रन करते हैं। देन सुपर मार्केट आ जाएगी जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप का सामान जो है वो मिल जाता है। लास्ट आपकी वेंडिंग मशीन आ जाएगी। वेंडिंग मशीन के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर कोई आपको पर्सन नहीं होगा, वहाँ पे एक मशीन जो है वो वहाँ पे बिल्ड की हुई है और मशीन को जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही रन किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन किया जाता है, जैसे आपका ATM मशीन हो गई, ठीक है। देन आपका हम लास्ट बात करेंगे GST, और ये GST के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। GST जो है वो 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुई थी। इसका जो मोटो था वो था 1 नेशन 1 टैक्स, एक देश एक टैक्स होना चाहिए। जब GST आया तो उसने टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो रिप्लेस किया था, ठीक है। तो GST के फ़ायदे क्या हुए, कोई हिडन टैक्स जो है वो नहीं रहा, जो भी है सामने है, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन से हम जो है वो बच पाए। तो जो GST है वो 3 तरह का रहता है, स्टेट GST, सेंटर GST और इंटर स्टेट सेल के अंदर जो यूज़ होता है दैट इज़ इंटर स्टेट सेल के अंदर यूज़ होता है IGST, ठीक है। तो अगर विद इन स्टेट जो है सेल हो रही है तब आपका SGST और CGST जाता है। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट यानी इंटर स्टेट के अंदर कोई सेल हो रही है तब आपका IGST जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी फिनिश होता है। क्लास 11th का आपका जस्ट एक चैप्टर जो है वो पेंडिंग है, दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आपने सभी वीडियोस देखी हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। और आगे क्लास +2 का इसके बाद हम बिज़नेस स्टडी स्टार्ट करेंगे और साथ में हम अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की वीडियोज़ भी लेके आएंगे। तो आप साथ बनाए रखिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं हर वीडियो में यही ट्राई करता हूँ कि कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो मिल जाए, इसलिए वीडियोस को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करता। 8 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर ही मैं आपको 1 से 2 चैप्टर कराने का ट्राई कर रहा हूँ।
तो कंप्लीट ऑलमोस्ट 9 वीडियोज़ के अंदर आपका पूरा बिजनेस स्टडीज़ जो है क्लास 11 की वो फिनिश हो जाएगी। थैंक यू।